हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और आज है हमारा पैनेशिया 40 डे स्ट्रैटेजी डे 25। इस बार तो 40 डे स्ट्रैटेजी हो ही जाएगी 40 डे की। खैर, भाई पिछली बार की 40 डे स्ट्रैटेजी से बहुत सारे लोगों ने, भाई देखो ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि इस 40 डे स्ट्रैटेजी से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। अब मेहनत तो देखो उनकी थी, अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई 10 क्वेश्चन देखे वही 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम में भाई देखो क्वेश्चन तो सारे वही आए थे जो करवाए हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के करवाए थे। लेकिन किसको वहां पर वो चीज याद रहती है, कौन किस तरीके से कर पाता है, बात तो ही होती है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी के पास जो है भाई चीज, जैसे मेरे यूट्यूब से जिन्होंने, एक मेरी स्टूडेंट है, उसने जो है कि भाई एग्जाम निकाला और क्या कहते हैं इसका एकलव्य का निकाला, और अभी वो DSSB में उसने मेरा पेड बैच ले रखा है। लेकिन जब एकलव्य का निकाला तो उसने जो है मेरा यूट्यूब सेशंस देखे जो भी था, और उससे ही उसने निकाला। तो अगर कोई ये सोचे कि भाई उन्होंने निकाला है, भाई ये भले ही हमें कुछ आता हो या ना आता हो, मगर हम यूट्यूब सेशन भाई इन्होंने कहा है तो निकाल लेंगे, बात ही होता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, है ना। वन साइडेड एफर्ट से कुछ नहीं होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन का सिर पैर क्या है, क्या आपको वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये होता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अगर हम ये स्ट्रैटेजी देख लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे ये सोचो, तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या तुम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो, क्या तुम्हें इसके बाकी के चारों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं, तो तुम्हारी तैयारी अच्छी है। नहीं तो कोई मैजिक वैंड थोड़ी है कि जादू की छड़ी घुमाई और जो है चीजें हो गई। तो ये होता है सेल्फ जो है ना असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट, और आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब मैं जो है अपना 40 डे स्ट्रैटेजी का स्टार्ट करती हूँ। आज मुझे कोई एड वैड कुछ नहीं करना है, क्योंकि मेरे को एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्या समझ में आया बाद में बताऊंगी, पहले आप लोगों को जो है 40 डे स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये है क्वेश्चंस, देखिए किसके हैं। वर्ड स्टोरीज डीलिंग विथ शिवेलरी, नाइट एरेंट्री, एन्चेंटमेंट्स एंड लव आर नोन एज द एपिक, द बैलेड, द ओड, द मेट्रिकल रोमांसेस। तो वर्ड स्टोरीज यानी कि जो कहानी कहती हुई कविताएं होती हैं, जिनमें शिवेलरी होती है, नाइट्स की कहानियां होती हैं, एन्चेंटमेंट्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अब आपके दिमाग में अगर इसका आंसर फट से बैलेड्स आया हो तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। इसका नाम आंसर बैलेड नहीं है। बैलेड इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? अब आप हो सकता है आप इसको समझ गए हो कि ये किसका जो है क्या होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है मेट्रिकल रोमांसेस। मेट्रिकल रोमांसेस जो है, मेट्रिकल रोमांसेस ये वो पोयम्स होती थी जो नाइट्स पर, शिवेलरी पर, जो कोर्टली लव पर जो है वो फोकस्ड होती थी। ये कहानी कहती हुई पोयम्स हुआ करती थी। और ये ना सब टाइप होते थे शिवेलरिक रोमांस के। सब टाइप होते थे ये किसके? शिवेलरिक रोमांस के। शिवेलरिक रोमांस के सब टाइप जो है वो ये हुआ करते थे। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट। सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट, अगर आपने इसका नाम सुना है तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द मेट्रिकल रोमांस, सर ग्विन एंड द ग्रीन नाइट। A stanza of 8 iambic pentameters on the pattern of AB, 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 CC is known as rhyme royal, Ottawa rima, Tennysonian stanza या Spenserian stanza। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए 8 लाइन की बात की गई है। आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि पहला जो सिलेबल है उसमें आवाज गिरेगी, दूसरे में उठेगी। ये बात मैं 1000 बार बता चुकी हूँ कि आयम्बिक पेंटामीटर को राइजिंग मीटर कहा जाता है। अब जिसने पढ़ रखा होगा ना उसे पता होगा कि राइजिंग मीटर या फॉलिंग मीटर होता क्या है। अब जैसे यही ना पता कि राइजिंग मीटर फॉलिंग मीटर क्या होता है, वो ये सोचे कि भाई अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम जो है, क्योंकि वहां कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत रहते हैं। यू हैव टू असेस योरसेल्फ कि आपने क्या पढ़ाई करी है। ठीक है, एक खुद से खुद का साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है और वो उसकी बहुत कमी होती है।
तो यहां से ये देखिए, ये जो राइम रॉयल होता है ना, ये 7 लाइन स्टैंजा होता है और ये चौसेरियन स्टैंजा होता है। ओटावा रिमा जो होता है वो 8 लाइन स्टैंजा होता है और जो स्पेंसेरियन स्टैंजा होता है वो 9 लाइन स्टैंजा होता है। ठीक है जी। तो 8 लाइन स्टैंजा जिसमें पहली सारी 8 लाइन जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं और राइम स्कीम इसकी ए बी ए बी ए बी सी सी होती है। इसे ओटावा रिमा कहा जाता है। ये पार्सोडी नहीं है, ये प्रोसोडी है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो आया था वो 2021 के पेपर में, पीजीटी के पेपर में भी आया था। तो भाई इस तरीके, अब पीजीटी का पेपर अगले महीने होपफुली हो सकता है, तो उसमें जो है आप लोग ये बताइए कि इसका जो है वैसे इसको बोलते जो है प्रसडी बोलते हैं और छंद शास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें ये पढ़ता क्या है, मतलब ये क्या होते हैं? लाइन एंडिंग्स, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, पैटर्न्स ऑफ प्रोज या मेट्रिक्स। तो मैं आपको प्रेसिडी का ये बताऊं, द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिदमिक इफेक्ट्स। तो ये मिट्रिक्स पढ़ता, रिदमिक इफेक्ट्स जो है जो पढ़े उसे कहते हैं प्रेसिडी, दैट इज रिदमिक इफेक्ट्स जो पढ़ता। इन्वर्जन इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर। पहले आप इसको क्वेश्चन को देखिएगा। Inversion is the change in the word order for creating rhetorical effect. That is, this book I like. इसका जो पैटर्न होना चाहिए था I like this book था। तो I like I like this book था, लेकिन यहाँ क्या करा, ऑब्जेक्ट पहले ले लिया और जो है उसको बाद में लिया। तो इसे जो रिवर्सल ऑफ स्टैंडर्ड वर्ड ऑर्डर होता है उसको इन्वर्जन क्या कहा जाता है। इन्वर्जल के लिए जो दूसरा टर्म है वो क्या होता है, दैट इज हाइप्लॉज, ह्यूब्रिस, हाइकू या हाइपरबेटन, एंड दैट इज हाइपरबेटन, जहां पर वर्ड ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है। हाइपलॉज का मतलब होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि जिसमें एक लिविंग एडजेक्टिव को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है। You have seen how a man was made a slave. You shall see how a slave was made a man. Bethos, epistrophe, chiasmus या anticlimax. You have seen how a man was made a slave. You shall see how a slave was made a man. तो यहाँ पर वर्ड ऑर्डर को रिवर्स किया जा रहा है और ये है chiasmus, दैट इज chiasmus। ये स्पेशल टाइप ऑफ chiasmus है, जैसा फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर किसे थोड़ा सा हटके है, दैट इज क्लाइमेक्स। तो यहाँ पे यू हैव सीन हाउ अ मैन वाज मेड, यू हैव सीन हाउ अ स्लेव वाज मेड अ मैन। आपको इसमें अगर एंटीथीसिस या बेथोस और एंटी क्लाइमेक्स, तो एक ही मतलब होता है कि जहाँ पर जो एक्शन होता है वो पहले उठता है और फिर गिर जाता है, तो ये नहीं है, इसका है chiasmus। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। When one says that someone is no more or that someone has breathed his her or last, the speaker is resorting to। ये बहुत बढ़िया वो है कि जब हम बातों को सीधा ना कह के उसको बहुत जिसे कहते हैं कर्टियस वे में बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। बात ये होती है कि जैसे किसी एक बात कहने का तरीका होता है, एक होता है कि कोई जो है वो मर गया और कहते हैं कि ही पास्ड अवे या ही जॉइंड हिज फोर फादर्स, तो वो कौन सा जो है वो मतलब जो लिटरेरी डिवाइस है वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, बताइए। तो ये लिटरेरी डिवाइस जिसे यूज करना आता है ना, यानी कि शब्दों को जिसे बहुत अच्छे से यूज करना आता है, वो इंसान बड़ा कामयाब हो जाता है। वो कहते हैं ना, मीठा बोलने वाले का तो मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले के तो गुड़ भी नहीं बिकता है। तो वही वाली चीज है। हालांकि मुझे लगता है कि जब जिस प्रोफेशन में हम हैं, बीइंग अ टीचर एंड ओल्ड स्कूल टीचर, तो उनको जो है ना वो ये सही को सही और गलत को गलत कहने वाली चीज होनी चाहिए। मगर होता आजकल ये है कि चाहे आप टीचर हो या कुछ भी हो, लोगों को बात पसंद आती नहीं है। तो इस बात से मुझे एक बात याद आई कि मैं जो है एक चीज ये कहना चाहूंगी, भाई जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और वो सब है, देखो घुमा फिरा के मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। तो मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूंगी, भाई आप लोग अब तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक बहुत अच्छी नौकरी का आप लोग सपना देखते हो
और बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते भी हैं। लेकिन एक चीज़ अपने आप को, जैसे मैंने अभी बोल रही थी ना, सेल्फ असेस करना, तो मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट के लिए एक चीज़ और करूँगी। आप बहुत कुछ लोग जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी भर ना हर चीज़ में ना बार्गेनिंग करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही बार्गेनिंग करना बुरा है, मगर ना ज़िंदगी में हर चीज़ में बार्गेनिंग, और ये भारत की वो भी है कि सब्ज़ी खरीदी है तो धनिया मिर्ची फ्री ले लें। तो ये जो बार्गेनिंग होती है तो बहुत कई बार क्या होता है कि समटाइम्स तो बार्गेनिंग इज़ गुड, लेकिन कई बार क्या होता है बार्गेनिंग के चक्कर में ना लोग अच्छी चीज़ छोड़ देते हैं। तो कई ये भी सोच सकते हैं कि भई वो चीज़ उनके पास आना ही नहीं चाहती थी, तो वो बार्गेनिंग करके वो चीज़ छोड़ देते हैं। लेकिन आप खुद सेल्फ असेस करिए, क्या पता नहीं आप लोगों ने इन 3 सालों में कितनी जगह, कितने लोगों के सस्ते चीज़ के चक्कर में चीज़ें खरीदी होंगी। लेकिन जिसके बारे में आपने एक इमेज बना ली, यार इसका तो कोर्स महँगा है, ये तो वैसे भी बहुत रूड इंसान है, तो भैया सिलेक्शन सबसे ज़्यादा उसी के यहाँ से हुए हैं। ठीक है? और वो जो चीज़ है ना, वो बार्गेनिंग के चक्कर में हो सकता है वो चीज़ आपके पास आए ही ना। आज भी अगर मतलब समटाइम्स आई फील लाइक कि मेरे को ना कभी-कभी बहुत बुरी लगती थी चीज़ें, कि जैसे भई कि लोग कहते हैं आपके कोर्स महँगे हैं, ये है, वो है। तो मुझे ना एक बार एक एक मैंने एक वो देख रही थी, उसमें था कि इफ पीपल आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, कई बार होता है लोग लेते नहीं है, उनकी अपनी मजबूरी होती है, मगर वो ये नहीं बोलते कि महंगा है, ये सस्ता है, या 1200 रुपये में भी 100 रुपये कम कर दो, वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब होता है ना, तो ये लगता है हाँ शायद वो चीज़ उनके पास जाना ही नहीं चाहती, एक ये भी चीज़ होती है। तो बात ये है कि सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप कई बार, भाई फील हमें भी होता है, महसूस हमें भी होता है, ये चीज़ होती है कि हम अपनी चीज़ की जब वैल्यू हमें पता है, दूसरा उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उस व्यक्ति को उस चीज़ की वैल्यू समझा ही नहीं सकते। कभी नहीं समझा सकते आप उस व्यक्ति को। वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वाक़ई में वो है ना कि सस्ता रोवे जो 100 बार, और महँगा रोवे एक बार, वही वाली चीज़। और एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि भई 10 जगह 10 चीज़ें पढ़ते हैं, करते हैं। हर व्यक्ति को देख के पता भी चल जाता है कौन कैसा है, ठीक है? और लेकिन उनके पास वो व्यक्ति बात कर, मतलब जिसके पर वो इन्वेस्ट करते हैं, जिसको वो चुनते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, उनसे बात करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि जिसे हम देख रहे हैं, वो जिसके जो मतलब उसको वो अपना एक सब्स्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होता ना, महसूस तो हमें मुझे भी होता है, और कई बार चीज़ें मुझे भी बहुत महसूस हो जाती हैं। अब पता नहीं आप लोगों को मेरी बात से, मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी एनर्जी बार्गेनिंग करने में मत लगाइए। अपनी एनर्जी, अगर एक अच्छी किताब मिल रही है ना, तो खरीद लीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर एक अच्छी चीज़ आपको, आपका दिल कह रहा है ना कि ये चीज़ अच्छी है और मुझे जो है, मेरे को इससे के पढ़कर मुझे बहुत फ़ायदा होगा, मुझे ये चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो उस पे बार्गेनिंग मत करिए, उस पे एनर्जी मत वेस्ट करिए अपनी इस बार्गेनिंग करने पे। इससे अच्छा तो और कुछ नहीं करना है ना, बार्गेनिंग करने में एनर्जी ना वेस्ट करिए। गूगल पे या कुछ भी है, गूगल बुक्स पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें पढ़िए, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करिए, वेस्ट ना करिए। क्योंकि दुनिया में सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, गलत रास्ता बताने वाले तो हज़ारों मिल जाते हैं। चलिए पहले ये, अब जो मैं बता रही थी कि बात को घुमा-फिरा के कहना, सही तरीके से कहना, उसे कहते हैं। एक तरीके से जो है उसे बात को हम शुगर कोटेड वे में जब कहते हैं, तो उसे क्या कहता है, कहा जाता है, ये देखो ये स्पेलिंग में अंतर है, दैट इज़ जो है यूफेमिज़्म होता है। यानी कि बात को शुगर कोटेड करके कहना, सीधा ना कहना, घुम जो है उसको शुगर कोटेड करके कहना। द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रोप इज, देखो ये होता है ना कि फिगर ऑफ स्पीच को जो बांटा जाता है, और ये मैंने एक बार पहले भी इसी इसी सीरीज में बताया भी था, ट्रोप का जो मतलब होता है वो होता है टर्न करना, टर्निंग, दैट इज टर्निंग। We will do it, I'll tell you we will do it, the repetition of the phrases, पहले इसके ऑप्शन देखिए, एंटी फ्रेजेस, डाइकूप, एपोसियोपिसिस या एनुमरेशन। एनुमरेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, आई लव हर आईज, हर जो है हर हेयर, हर चीक्स, ये जो एनुमरेशन होता है। एंटी फ्रेजेस का मतलब होता है कि सरकास्टिक वे में ऑपोजिट बोलना, कि जैसे किसी बहुत ज़्यादा काम है, इट्स अ लिटिल वर्क, तो सरकास्टिक वे में बोलना। और
वी विल डू इट, आई टेल यू वी विल डू इट, तो ये जो रिपीटिशन ऑफ फ्रेज हो रहा है ना, इसे कहते हैं डाइकूप. दैट इज डाइकूप, रिपीटिशन. Dash is the use of words whose pronunciation imitates the sound the word describes. ठीक है, जो चिटर चैटर और जो है भाई जो आवाज से जो है जब रसलिंग आवाज मतलब वर्ड किसे उसके साउंड पता चलता है तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट इज ओनोमोटोपिया. दैट इज ओनोमोटोपिया. तो ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके लिटरेरी डिवाइसेस के क्वेश्चंस थे. Who among the following poets defined free verse as playing tennis without a net? सबसे पहले ये समझिए फ्री वर्स क्या होता है. फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें ना मीटर होता है ना राइम स्कीम होती है. ब्लैंक वर्स जो होता है उसमें राइम स्कीम नहीं होती मगर मीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर. लेकिन फ्री वर्स जिसे वर्स लिब्रे भी कहा जाता है उसमें कुछ नहीं होता. और ये किसने कहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है. दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ये 10 क्वेश्चंस थे किसके? ये 10 क्वेश्चंस थे आपके लिटरेरी टर्म्स के. और अब उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के लिए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स demonstrates correct British English spelling? Analyze, paralyze, categorize या realize. Which of the following words demonstrates correct British English spelling? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. देखिए, जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है ना उसमें वो जो स साउंड है उसके लिए आईएसई लगाते हैं. और ये जो अमेरिकन होती है उसमें जेड ई ये जेड लगाते हैं. जैसे अगर अमेरिकन होगी तो CATEGORI होगा. और इसमें जो होगा वो एसी होता है. तो जो सही ब्रिटिश स्पेलिंग है दैट इज कैटेगराइज. तो आईएसई जो होता है वो ब्रिटिश स्पेलिंग होती है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस अब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं. अब क्वेश्चन इसको पढ़िएगा पहले. The word supersede follows which less common spelling rule? I before E, silent E rule, the seed rule, doubling of the final consonant. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो supersede है इसका जो रूल है वो ये है, अगर आप लिखेंगे exceed, ठीक है, तो सी होता है. इसमें एक जो अनकॉमन रूल है वो सबसे पहले ये है कि इसमें सी की जगह पहली बात एस लगता है. ठीक है, अनकॉमन रूल क्या है कि इसमें सी की जगह एस लगता है. दूसरा इसका अनकॉमन रूल ये है कि ये लास्ट में ई जो है वो अपने साथ रखता है. तो इसका आंसर है द सीड CED रूल. और ये रूल वो है कि जिसमें इट कीप्स सुपर सीड इज द वर्ड दैट कीप्स अनदर एस. जो सीड में ये एस लेता है और इसके अलावा ये लास्ट में ई जो है वो लेता है. Choose the correctly spelled word that often causes confusion. देखिए, दैट इज भाई कौन सा जो बहुत कंफ्यूजन करता है. और ऑब्वियसली इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं CONSENSUS CONCEN क्या होना चाहिए और इसका मीनिंग क्या है. तो भाई देखो, आम सहमति के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है. यहाँ ना एस और सी में कंफ्यूजन हो जाता है कि कंसेंसस एस है या सी है. तो इसका जो सही जवाब है वो है ए और इसका होता है सर्वसम्मति, कंसेंसस. Which plural form is considered irregular and required specific memorization? बॉक्सेस, नाइव्स, स्टेडियम्स या बिलीव्स. अगर अभी चारों स्पेलिंग्स को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि अगर हम यहाँ पर बॉक्स लिखते हैं तो बॉक्स में ES जोड़ देते हैं, स्टेडियम में केवल S जोड़ दिया, बिलीफ में S जोड़ दिया. लेकिन नाइफ जो होता है उसमें FE हटाकर VES जोड़ा जाता है.
मतलब FE हट जाता है, तो दैट इज देन इरेगुलर जो है मेमोराइजेशन। तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका बी। तो जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, अगर यही एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में भी आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म फोरकास्ट की क्या है, यानी कि प्रोडिक्शन करना। तो ये फोरकास्ट जो वर्ड है या जैसे कट होता है, तीनों फॉर्म्स एक ही रहती हैं, तो इसी तरीके से इसकी भी तीनों फॉर्म्स एक ही रहेंगी, फोरकास्ट फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। विच वर्ड इज करेक्टली हाइफनेटेड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूसेज, मतलब इंग्लिश के यूसेज के हिसाब से कौन सा वर्ड सही जो है वो हाइफनेटेड सही है, नॉन एसेंशियल, सेमी डिटैच्ड, एक्स्ट्रा करिकुलर या ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको ये बताऊं, नॉन एसेंशियल के बीच में, नॉन और एसेंशियल के बीच में हाइफन लगता है, सेमी डिटैच सही है, एक्स्ट्रा करिकुलर में हाइफन नहीं लगता है, तो द करेक्ट वर्ड थिंग इज बी। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर पता होता है तो एक क्वेश्चन से जो है भाई सिलेक्शन वाली लिस्ट में इन, और अगर एक ही क्वेश्चन से नहीं तो आउट। द सेंटेंस इट इज इम्पेरेटिव that the suspect be apprehended immediately employs the indicative mood, imperative mood, subjunctive mood या interrogative. It is imperative, जब भी कभी हम it is necessary, it is imperative, it is essential वगैरह लगाते हैं, तो वहां पे जो मूड होता है वो सब्जंक्टिव मूड होता है, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है, जिसमें एक कमांड एक्सप्रेस की जा रही है, नेसेसिटी बताई जाती है। अगर आपने प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड नहीं पढ़ा तो फटाफट प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड चाहे गूगल पे सर्च करिए, और यदि आपके पास ग्रामर की जो पुरानी किताबें हैं, पुरानी का आई मीन टू से जो आई थिंक आपके पास अगर रेनन मार्टिन है तो उसमें आपको सब्जंक्टिव मूड का मिल जाएगा। और इसके अलावा और कौन सी होती है, माइकल स्वान की बुक है, और नेस्फील्ड है अगर आपके पास, तो आप जो है उनमें ये चीज़ें देख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इन्हीं किताबों में मिलती हैं। आमतौर पे जो है जो बाइलिंगुअल बुक्स होती हैं उनमें नहीं मिलती हैं ये, लेकिन ये बहुत मतलब ग्रामर के बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, तो ये पता होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जब टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर से एक चीज़ एक्सपेक्ट की जाती है। जैसे 2016 का पेपर जो 19 में हुआ था, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे रूल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। उसके बाद जब 2021 में आया तो उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद 2021 के पीजीटी में उन्होंने स्पेलिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप्स इस तरीके से पूछ लिए। तो दे कैन आस्क क्वेश्चन व्हाटएवर द वे दे लाइक। तो आपको चीज़ें जैसे अभी सब्जेक्टिव मूड वाले और पार्टिसिपल वाले क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए, जो टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें ये माना जाता है कि द वन हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर टीचिंग एग्जाम, उसको इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं, जैसे मूड से संबंधित हैं, स्पेलिंग रूल्स हैं। अगर आप साधारण सिर्फ और सिर्फ आपको एरर डिटेक्शन आता है, और एरर डिटेक्ट, मैं ये नहीं कह रही एरर डिटेक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एरर डिटेक्शन आता है तो आपको तब भी, तो फिर होता क्या, एरर डिटेक्शन में बहुत सारी चीजें उसमें भी याद रखनी पड़ती हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करके बार बार एक एक एक्सरसाइज सॉल्व करके एरर डिटेक्शन को, क्वेश्चंस को रट लेते, मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मेरे एक स्टूडेंट थी जिसने मेरे यहाँ पर एडमिशन लिया, मगर उसको ना बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। तो मैंने एक बार को मुझे मैंने उसे मना भी करा, कि मैं मना भी कर देती हूँ कई बार। तो मैंने उसे कहा कि पहले तुम जो है अपनी बेसिक नॉलेज वगैरह इंप्रूव करो, लेकिन उसने कहा नहीं मैं कर लूँगी, और तब 2021 में एग्ज़ाम में समय भी तब कम ही था। तो उसने कहा कि मैम क्या मैं अगर क्वेश्चंस को ढंग से समझ लूँ, पढ़ लूँ, तो क्या मैं कर पाऊँगी? अब मैं उसकी बात ना ढंग से समझ नहीं पाई। तो उसने मैंने कहा हाँ, अगर तुम क्वेश्चंस को पढ़कर तुम्हें जो है क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ जाती है, जैसे मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ। अब उसने क्या करा कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपकी बात को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। उसने करा क्या, उसने एक-एक क्वेश्चन जो है वो रट लिया। अब बात क्या होती है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मोस्टली ग्रामर में या उसमें घुमा के आ जाते हैं। अगर आपने ये पढ़ रखा है कि जैसे आपने पीजीटी में ये पढ़ा कि भई इनमें से कौन-सी नॉवल में ये कैरेक्टर्स हैं। अब वो के ये पूछ की इसकी जगह उसमें उन भई जो कैरेक्टर्स है थोड़ा-सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया।
तो यदि आपने उन चीज़ों को पढ़ रखा होगा तो आप जवाब दे लोगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन के आंसर रट लो या क्वेश्चन के आंसर में इसका पहले का आंसर ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है और उनके आपको क्वेश्चन इसका फर्स्ट, आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे, आपको आंसर रटे पड़े, तो ऐसे पेपर थोड़ी निकलता है। वही गलती जब उसने मुझे बाद में बताया, देन आई रियलाइज कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और उसको चीजों को समझने की जरूरत है। यानी कि व्हाट क्वेश्चन अपने आप में क्या कह रहा है वो समझने की जरूरत है। क्वेश्चन के अगर अब मैं वही तो कहती हूँ, जब आप लोग प्रीवियस ईयर करते हैं, आप वो क्वेश्चन इतनी बार देख चुके होते हैं कि आपको ऑप्शन भी देखना नहीं पड़ता। इवन जब मेरे पाइनियर वाले बैच में जब लाइव क्लास चलती है, कई बार क्या होता है सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है और जैसे मैंने प्रीवियस ईयर लिया, उसके ऑप्शन भी मैंने नहीं दिखाए होते और स्टूडेंट्स आंसर दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन घुमा के दे दूं तो जब तक ऑप्शन नहीं देखते तब तक जवाब नहीं देते। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन इसमें पूछा था कि टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम अ डे, तो उसमें ए पूछा था कि अ का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है। तो उसमें लोगों ने मतलब ये था कि भाई उसको मैंने क्लैरिफाई करा अभी भी वो प्रेपोजिशन कैसे है, पर के सेंस में है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप छोटी छोटी चीजें, सेल्फ असेसमेंट का यही मतलब होता है कि इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, सब्जेक्टिव मूड, ये क्या हम इनको, ये इंपेरेटिव मूड हम जानते हैं मूड किसे कहते हैं, मूड कितने प्रकार के हैं क्या हमें पता है। जो इंसान इन क्वेश्चंस में को इलेबोरेट कर लेता है वो वाकई में चीजों को समझ रहा है। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपको कुछ ना भी बढ़िया मटेरियल मिल जाए। भाई देखो जो मेरी पेड क्लासेस होती हैं उनमें तो मैं स्टूडेंट्स को ना इस तरीके से स्पून फीडिंग कराती हूँ, एक एक चीज उनको परोस के देती हूँ। ये मैं प्रैक्टिस बैच की बात नहीं कर रही, प्रैक्टिस बैच वो है कि जिन्होंने पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने तैयारी करी है, तब भी उसमें भी एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देती हूँ। लेकिन जो मेरे डिटेल्ड बैचेस है उनमें तो वाकई में मैंने स्पून फीडिंग कराई है और इसीलिए वहाँ एक लेवल उनका बढ़ाया भी है। भाई मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब अगर स्टूडेंट्स जाकर परफॉर्म करे ही ना, वो चीज करे ही ना, तो मैं क्या कर लूंगी। क्वेश्चन समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग इसको ओवरलुक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आंसर में क्या करोगे, फिर तुक्का ही मारोगे। कई बार क्वेश्चन जैसे वो था ना, क्वेश्चन 2021 में आया था कि दे डांस अराउंड, तो अराउंड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो लोगों ने प्रेपोजिशन लगा दिया था, वो था एडवर्ब। तो कैसे है वो चीज पता होनी जरूरी होती है, दैट्स व्हाट यू हैव टू लर्न। तो अगर जो ये समय मिला, आप चाहें तो 15 दिन में भी इस चीज को कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने सोचा है कि आप टीचर बन सकते हैं तो ऑब्वियसली आपके अंदर कुछ ना कुछ बात तो होगी, तो आप उस चीज को बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि टीचर का तो काम होता है स्टूडेंट्स को सिखाना, तो खुद तो वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। खैर इसका आंसर है सब्जेक्टिव मूड। नेक्स्ट है विच सेंटेंस यूजेस द सब्जेक्टिव मूड टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन विद लिटिल पॉसिबिलिटी। अब इसको देखिए, ये पास सब्जेक्टिव मूड होता है जिसमें ना हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। ही स्टडीज डेलीजेंटली ही विल पास, इफ ही स्टडीज डेलीजेंटली। तो अगर वो जो है विद लिटिल, इसमें लिख दिया इफ ही स्टडी डेलीजेंटली एंड यू विल पास, वी वर ही टू विन द लॉटरी ही माइट ट्रेवल द वर्ल्ड। तो जब जिसमें लिटिल पॉसिबिलिटी है वो ये है कि इफ ही वन या वर ही, आप इन्वर्जन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ ही वन द लॉटरी ही माइट ट्रेवल, और माइट आ रहा है तो यहां पर ये लिटिल पॉसिबिलिटी है, पास्ट सब्जेक्टिव का दिखाया जा रहा है, जिसमें एक विश बताई जाती है, एक ऐसी इच्छा बताई जाती है जो जिसका जो पूरी मतलब नहीं हो सकती है, एक अनफुलफिल्ड डिजायर जो है, या एक ऐसे ही एक डिजायर बताई जाती है। अब प्रेजेंट सब्जेक्टिव पढ़िएगा, पास्ट सब्जेक्टिव पढ़िएगा। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है तो देखिएगा, हो सकता है भाई थोड़ा बहुत क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत भी होती है। देखो, द हिस्टोरिकल और लिटरेरी यूज ऑफ द सब्जेक्टिव मूड ऑफन अपीयर्स इन क्लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बिकॉज ऑल्दो लेस्ट वाइल। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दूं तो फिर आपको आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए,
ये कह रहे हैं कि सब्जंक्टिव मूड, बेसिकली सब्जंक्टिव मूड बताता क्या है? सब्जंक्टिव मूड एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन बताता है कि जो काम हो सकता है। जैसे देखो, एक इसमें मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि सब्जंक्टिव मूड इसमें कौन से क्लॉज से बताया जाता है। तो आप एक चीज देखिए, कौन सा ऐसा वर्ड है जो फियर और वरी बताता है? पहले वो ढूंढ लीजिए, फियर और वरी। जैसे मैंने कहा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। तो गिरे हैं नहीं, ये पहले ही लिटरेरी सेंस में इस चीज की एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। तो जहां पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक नेगेटिव हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि वो रिजल्ट अभी आया नहीं है मगर उसके बारे में पहले से ही सोचा जा रहा है। तो सब्जेक्टिव मूड जो होता है ना, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या एक नॉन फैक्चुअल नेचर को बताने के लिए यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव मूड, पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो होता है या सब्जेक्टिव मूड जो होता है, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन या एक नॉन फैक्चुअल सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है और उसमें जो शब्द यूज होता है वो लेस्ट होता है। तो ये है क्वेश्चन, तो द आंसर इज सी। Identify the sentence where the subjunctive mood is used to express a doubt or uncertainty. I know that he is honest. It is doubtful whether he be chosen. He, जहां पर ना डाउट या अनसर्टेनिटी बताई गई है। He said that he was tired. बाकी सब्जंक्टिव मूड नहीं है। सब्जंक्टिव मूड वो होते हैं जो किसी चीज को कहते हैं ना, सब्जंक्टिव प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड जो होता है वो ये होता है कि जो ये बताता है कि ऐसा करना चाहिए, ये संदिग्ध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसेंशियल है। तो ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है जो कि एक मेंडेटिव जो चीजें हैं वो बताता है। तो जहां पर संदेह हो रहा है, इट इज डाउटफुल, और ना प्रेजेंट सब्जेक्टिव में जो लगता है ना, वहां पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो तो आप बी लगाते हैं। सो द आंसर इज बी। सो हियर आई रेस्ट, ऑल्दो आई डिड नॉट टेक मेनी क्वेश्चंस टुडे। आज ज़्यादा नहीं लिए, 20 क्वेश्चंस लिए हैं लेकिन समझाए, तो उसमें बस आज के लिए इतना ही बहुत है। तो शॉर्ट सेशन है। इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगी कि भाई अब जिसको लगे इंटरेस्टिंग तो है, नहीं लगे तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई। तो इसीलिए जो है बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना समय है उसे यूटिलाइज करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए। क्योंकि मेरा जो पहला उद्देश्य है, देखिए, मैं बीइंग अ टीचर, मेरा काम ये होता है कि जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और सही दिशा में मेहनत कर रहा है उसको रास्ता जरूर दिखाऊं। बाकी सभी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो सही दिशा में मेहनत कर रहा है और जो वाकई में सिर्फ सोचना नहीं, जो वाकई में कर रहा है, हर किसी को खुद पता होता है हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। तो जो वाकई में कर रहा है उसको मैं सही दिशा दिखाऊं। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।